नमस्कार, अमरउजाला.com पर आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं आदर्श झा और एक बार फिर हम आपके सामने लेकर पेश हैं खबरों के खिलाड़ी, हमारा खास शो जिसमें उन तमाम अहम मुद्दों पर हम बात करते हैं जो खबरों में होती हैं और वो लोग जो इन खबरों को जीते रहे हैं, खबरों के मायने समझते रहे हैं, वो इस पर अपनी राय रखते हैं और बताते हैं कि इनको किस तरफ ये खबरें जा रही हैं, इनसे किसका फायदा किसका नुकसान और उसके पीछे की पूरी कहानी क्या है, वो सब कुछ बताते हैं। आज भी अहम मुद्दे पर भी बात होगी, लेकिन उसके पहले एक खुशखबरी हम आपको बता दें। देखिए, इस शो को आपने जितना प्यार दिया है और उसकी वजह से ये गोल्ड जो मिला है, इस शो को बेस्ट टॉक शो का गोल्ड मिला है। तमाम अलग अलग प्रतिष्ठित चैनलों के बीच अलग अलग शोज थे और उसमें खबरों के खिलाड़ी को जितना आप सब दर्शकों ने प्यार दिया है, उसकी वजह से ये हमें मिला है। और हमारी कोशिश लगातार आगे भी रहेगी कि खबरों के खिलाड़ी में हम उन मुद्दों को उठाएं जो सीधा जनता से जुड़े हों, जनता का जिनसे सरोकार हो और किस तरीके से उन खबरों के क्या मायने हो सकते हैं, वो तमाम अपने खास मेहमान जिन लोगों ने पूरा जीवन खबरों में लगा दिया, खबरों को समझने और समझाने में लगा दिया, उनके जरिए आप तक पहुंचाते हैं। और उसके लिए सर आप सबका भी मैं बहुत धन्यवाद यहां पर करना चाहूंगा। हमारे तमाम मेहमानों का भी बहुत धन्यवाद। और लगातार आगे भी हमारी कोशिश यही रहेगी कि खबरों को लेकर उनके पीछे की जो पूरी कहानी, पूरा सच है, वो आप तक पहुंचाएं, उसके मायने क्या है वो आप तक पहुंचाएं। तो खबरों के खिलाड़ी में आज जिस अहम मुद्दे पर हम बात करने वाले हैं, क्योंकि 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव हुए थे, नतीजे आए, 3 राज्यों में बीजेपी ने बंपर जीत हासिल की, लेकिन 3 राज्यों में तमाम बड़े बड़े नाम चल रहे थे। कोई आगे दिख रहा था, कोई रेस में सेकंड दिख रहा था, लेकिन जो नाम निकल कर आए खास करके राज्य सरकारों को चलाने के लिए प्रदेश के मुखिया के रूप में, वो नाम बहुत चौंकाने वाले थे। लगातार आपने भी खबरों में देखा होगा, क्योंकि ऐसे नाम जिनके बारे में शायद किसी ने कई जगहों पर सोचा भी नहीं था, या बहुत सारे लोग उन नामों के बारे में जानते भी नहीं थे एक बड़े नेता के तौर पर, लेकिन उनको प्रदेश चलाने की जिम्मेदारी बीजेपी की तरफ से दी गई, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से दी गई। एक तो इसके क्या मायने हैं, और दूसरा क्या यहीं से 2024 की राह भी तय हो रही है। और जिस तरीके से 3 राज्यों में मुख्यमंत्रियों का चयन हुआ है, क्या इसके पीछे एक हिंदुत्व की छवि को और स्ट्रांग करने की भी कोशिश है, क्योंकि कहा गया कि ज़्यादातर जो लोग हैं वो कहीं ना कहीं आरएसएस से भी जुड़े रहे हैं, लंबे वक्त तक संघ के साथ काम करते रहे हैं और बीजेपी की विचारधारा को लगातार आगे बढ़ाते रहे हैं। ये बहुत अहम सवाल है और यही समझने के लिए हमारे साथ तमाम खास मेहमान मौजूद हैं। रामकृपाल जी हमारे साथ मौजूद हैं, राखी बख्शी जी हैं, पूर्णिमा त्रिपाठी जी हैं, प्रेम कुमार जी हैं, अवधेश कुमार जी और समीर चौगाकर साहब, आप सबका बहुत स्वागत है। रामकृपाल सर, चर्चा की शुरुआत मैं आपसे करूंगा। बड़ा महत्वपूर्ण हो जाता है इसको समझना। 3 राज्यों में जिस तरीके से बीजेपी ने मुख्यमंत्रियों का चयन किया, लगातार हम सब अपने अपने स्टूडियोज में बैठकर चर्चा कर रहे थे कि चौंकाने वाले नाम होंगे, चौंकाने वाले नाम होंगे। अब तो वो नाम भी सामने आ गए, पदभार भी ग्रहण हो गया। कैसे देखें इस पूरे प्रोसेस को, क्या सोचकर इस तरीके का चयन और आगे के लिए, क्योंकि इनके कंधों पर भी बहुत बड़ी जिम्मेदारी आ गई है अब। देखिए, मैं जब भी मुझसे इस विषय पर चर्चा हुई है, मैंने हमेशा कहा है कि चेहरे और नाम पर मत जाइए, कोई भी चीज़ होता है। पहली चीज़ तो हमको देखना चाहिए, ये कोई नई बात नहीं थी। मैंने पिछली बार भी आपके यहाँ ये सब गिनाया था कि अगर आप देखें, जब से मोदी जी आए हैं 2014 के बाद से, पहला चुनाव महाराष्ट्र में हुआ था, देवेंद्र फडणवीस कहाँ चर्चा में थे, उसके बाद हरियाणा में हुआ, खट्टर कहाँ चर्चा में थे, उसके बाद योगी कहाँ चर्चा में थे, धामी कहाँ चर्चा में थे, राष्ट्रपति में कोविंद जी कहाँ चर्चा में थे, भूपेंद्र पटेल, मुर्मू जी कहाँ चर्चा में थी। मतलब मैं एक बात कह रहा हूँ कि ये तमाम तरह का, तो जाहिर सी बात है कि बीजेपी में फैसला, देखिए बीजेपी एक ऐसी पार्टी है जो संगठन जहाँ मजबूत है और ऊपर एक कोई भी जो लीडर होगा वो तो उसका चेहरा रहेगा ही रहेगा। लेकिन हम बार बार ये जो चेहरा देख की बात करते हैं, चेहरा नहीं काम से बोलता है, और जब काम दिखता है तो फिर चेहरे तक पहुंचती है बात। देखिए, कंपनी इज़ ए लीगल पर्सन, कंपनी का मालिक कोई नहीं होता, कंपनी अपनी मालिक खुद होती है, लेकिन जाना जाती है कंपनी में शेयर होल्डर होते हैं, कंपनी अपनी मालिक खुद होती है। बेनेट कोलमैन कंपनी है तो अपनी कंपनी है, आपकी कंपनी के मालिक खुद होती है। रिप्रेजेंट करने वाला कोई होता है, उसका सीईओ होगा तो जाहिर सी बात है जाएगा, लेकिन जो काम करेगा, परफॉर्म करने वाले का, जैसे मैंने कहा है हमेशा कि उसकी छवि, निजी छवि बेदाग, जमीन पर उसका काम दिखना चाहिए और आगे का एक पारदर्शी प्लानिंग हो, प्लस उसकी निजी इंटीग्रिटी पर यह सबसे बड़ी चीज़ होती है कि ये आदमी भरोसे का है। अगर कुछ गलत भी हो जाएगा तो इसका इंटेंशन बुरा नहीं होगा, ये देश हित में करेगा, हमारे हित के लिए ही करेगा, तो बेसिक चीज़ ये रही। तो देखिए, मैं कोई चौंकता नहीं था इन चीज़ों से। दूसरी बात,
कोई भी एक ऑर्गेनाइजेशन जहाँ जो संगठन बेस्ड होता है उसमें हमेशा एक चीज़ चलती रहती है कि पीढ़ीगत बदलाव, पीढ़ी परिवर्तन। क्योंकि व्यक्ति जो है वो मॉर्टल है, पार्टी इमॉर्टल होती है। अल्पजीवी और दीर्घजीवी पार्टी है, 150 साल चलेगी। अभी मैं एक पढ़ रहा था कि कांग्रेस में 138 साल हुए हैं, वो एक नया अभियान शुरू करने जा रही है, कांग्रेस से जुड़ो। तो पार्टी तो 138 साल की हो गई है ज़्यादा। तो बेसिकली क्या है कि बीजेपी में एक कहीं ना कहीं ये शुरुआत है कि पीढ़ीगत परिवर्तन हो रहा है। और जब पीढ़ीगत परिवर्तन आप करेंगे तो ये तो पार्टी तय करेगी ना कि कौन ऐसा है जो आगे। दूसरी बात, हम जब भी कोई बात करते हैं तो हमारे सामने 2024 आता है। मैं कहता हूँ ये 2024 तो है, नो डाउट, लेकिन ये 24 साल आगे की रणनीति है। जो लोग फाइन प्रिंट्स पढ़ते होंगे, देखिए बराबर मोदी कह रहे हैं 2047, यानी एग्जैक्टली आज के 24 साल बाद की बात का उन्होंने नक्शा रख दिया है। एक विकसित भारत, पार्टी की पूरी तैयारी 2024 साल आगे की है, सिर्फ 24 की नहीं, उसमें 24 तो आएगा ही आएगा। तो ये हमें ध्यान रखना चाहिए। ये एक लॉन्ग मार्च है, उस लॉन्ग मार्च में बहुत सारे चेहरे नए जुड़ेंगे, पुराने चले जाएंगे। इट्स ए लॉन्ग मार्च, और लॉन्ग मार्च में नहीं देखा जाता कि कौन रहता है। हम लोग आफ्टर ऑल कोई 70 का है, कोई 65 का है, कोई 40 का है। एक चीज़ देखिए कि जितने ये लोग आए हैं सब 60 से नीचे वाले। तो इससे आप समझ लीजिए। और मैं फिर कहता हूं कि मोदी जब किसी को चुनते हैं तो 5 साल के लिए नहीं, 10 साल के लिए। फडणवीस 10 साल दोबारा आए, वो अलग मुख्यमंत्री नहीं बन पाए, शिवसेना ने धोखा दिया। खट्टर 2 बार, योगी 2 बार। तो ये मैं जो कह रहा हूँ, धामी भी दूसरी बार बने, चाहे जैसा भी रहे। तो ये जो हमारा है कि बहुत हम अल्पकालिक सोच के कि 2024 है, 2024 है। जो पार्टियां होती हैं, जिनको जो संगठन होता है, वो संगठन बहुत आगे की सोचता है, कारपोरेट की तरह, कि आज के 20 साल के बाद के नए यूथ की क्या हैबिट्स होंगी, इस पर रिसर्च होती है। और प्रोडक्ट जो आज के 20 साल के बाद लॉन्च होगा, उसके बारे में मैंने देखा है कि बड़े बड़े कारपोरेट, बड़ी बड़ी मल्टीनेशनल्स आज से ही वो करती हैं कि आने वाले 20 साल के बाद क्या चीज़ों की डिमांड रहेगी कि नहीं रहेगी। सेम इज़ द विद दिस पॉलिटिकल पार्टी। उसी दिशा में आगे बढ़ रही है। राखी जी, देखिए जो बात कह रहे हैं रामकृपाल सर, मैं उसी से आपसे समझना चाहूँगा। बीजेपी को लेकर आजकल खूब सारी बातें हो रही हैं। जिस तरीके से मुख्यमंत्री बनाए गए, कई विपक्षी नेताओं से भी बात हुई, उनका ज़्यादातर लोगों को ये सोच पीछे लग रही है। एक तो ये अहम बात कि दूर की सोच रहे हैं, साथ ही क्या बीजेपी अब पूरी तरीके से कॉर्पोरेट मोड में आ गई है? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बाद कोई ऐसे चेहरे की हमें ज़रूरत नहीं है बीजेपी को कि वो वहाँ पर कितना लोकप्रिय है, कितना चर्चित है, वो एक उसको दरकिनार किया गया। एक तो काम को प्रेफरेंस, और दूसरा ऐसा चेहरा कि दिल्ली से जो मैसेज जाए वो उसको आगे उसी तरीके से एग्जीक्यूट होता रहे और काम आगे बढ़ता रहे। पार्टी की दशा दिशा जो है और पार्टी की जो लाइन लेंथ है उस पर ही वो चलता रहे। ऐसा हो गया? नहीं, मैं थोड़ा सा यहाँ रामकृपाल जी से भी लेना चाहूंगी। जो विजन 2047 है, जिसकी बात इन्होंने भी की, वो कहीं ना कहीं ब्लूप्रिंट जरूर है। और इसमें 2 बातें और यहाँ ये है कि एक तरफ राजनीतिक दूरदर्शिता, और दूसरी तरफ जरूर मैं कहूंगी कि कॉर्पोरेट जो प्रोसेस होता है, चयन की प्रक्रिया, अगर आप देखें तो यहाँ पर सबकी क्वालिफिकेशन, तीनों मुख्यमंत्रियों की भी देखें तो क्वालिफिकेशन में उन सब की डिग्री और जिस तरह की क्वालिफिकेशन है, उसको भी एक तरह से रिज्यूमे जो होता है बायोडेटा, वो भी कहीं ना कहीं सामने है, जिसको बहुत क्वेश्चन नहीं किया जा सकता। पढ़ाई लिखाई, समझदारी सब वहां पर नजर आती है। और उसमें आप जोड़ दीजिए जो संगठन से जुड़े हो, गहरे संगठन के साथ संघर्ष और काम दोनों किया हो, जमीन से जुड़े हुए रहे हो, और क्वाइट वर्कर रहे। इसीलिए हमें नाम पता नहीं लग पाए, क्योंकि वो बड़े क्वाइट वर्कर थे अपनी पार्टी में तीनों। और एक जनरेशनल चेंज लाने की जो बात यहाँ पे वो भी गई, वो भी जरूर है कि एक ऐसी पौध तैयार की जाए, एक ऐसा स्ट्रक्चर तैयार किया जाए जिसमें क्लीन छवि वाले, काम करने वाले, प्रगतिशील सोच वाले ऐसे लोग आगे आए। मुझे लगता है ये भी जरूर कोशिश रही होगी। और मैं जरूर यहाँ कहना चाहूंगी कि जब भी बात हुई, ये भी नाम चला था कि क्या इसमें महिला भी होगी। उन्होंने कोशिश पूरी वहां भी की, कुछ नाम कई बार सुनाई भी दिए, फिर भी लगा जब कि नहीं, तीनों ही बेस्ट कैंडिडेट्स हैं इस चीज को आगे ले जाने के लिए। और मुझे लगता है इसीलिए कोई ऐसी तीखी प्रतिक्रिया कहीं ऑपोजिशन से भी नहीं आई कि आपने इनको क्यों चुन लिया, ऐसा कहीं नजर नहीं आया। तो बस एक चीज नजर आई, लोगों ने कहा क्या आप दिल्ली से चला जाना चाहते हैं, वो भी बात नहीं। आपने अगर देखिए, और मैं कहूँगी कि कहीं ना कहीं जाति और वो समीकरण भी जरूरी है। एक तरफ ब्राह्मण, ओबीसी और ट्राइबल बॉट कहती हूँ, वो भी जरूर है कि ऐसा भी नहीं उसको बिल्कुल दरकिनार कर दिया गया।
तो इसलिए ये कहना एक तरफ से पूरा विजन और पूरा और कंसल्टेशन प्रोसेस है। ऐसा नहीं है, लोग कह रहे थे बीच में कि क्यों इतनी देरी हो रही है, वो देरी इसलिए हो रही थी क्योंकि कंसल्टेशन हो रहा था, बहुत छन कर चीज़ें जो सामने आ रही थी हर एक के बारे में, जिसको कहते हैं ना स्वॉट की प्रक्रिया भी, कि क्या स्ट्रेंथ दिख रही है, क्या वीकनेस दिख रही है, वो सब भी कहीं ना कहीं देखा गया। तो मुझे लगता है एक बहुत अलग और फ्रेश पर्सपेक्टिव भी है कि हम किस तरह से लीड, अभी तक हम देखे आ रहे थे स्टीरियोटिपिकल, इनका नाम चल रहा है तो फिर इनको बना दिया जाए और वो सब, इसमें एक बहुत फ्रेश पर्सपेक्टिव नजर आया है। और जहां जहां लगा गया कि इस पूरी प्रक्रिया में, जैसा इन्होंने भी कहा कि बहुत लॉन्ग टर्म के लिए लीडरशिप जो लेकर चल पाएगा, कुछ लोगों ने ये भी कहा कि क्या प्रशासनिक रूप से कितना क्या, तो उनके अंदर मुझे लगता है अगर संगठन में काम कर चुके हैं और संगठन में अपनी क्षमता दिखा चुके हैं तो प्रशासन में भी वो अनुभव जरूर काम आ जाएगा। इसको भी जरूर सोचा गया होगा और ये सब कुछ सोचने के बाद ही, भले ही इतना टाइम लगा, कुछ आवाज़ें भी आई कि समय लग रहा है, वो समय इसलिए लगा है कि बहुत डीप कंसल्टेशन शुरू हुआ है और कोई काम ऐसी जल्दबाजी में नहीं हुआ है कि 5 दिन बाद आपको फिर सोचना पड़े कि इनको क्यों रखा गया, और या उसके ऊपर कोई तीखे प्रहार हो रहे हो कि इनके अंदर तो ये चीज़ नज़र आ रही है। मुझे लगता है कि बहुत ही वेलकम स्टेप है, एक तरह से नया ज़रूर है और सबको चौंकाने वाला भी ज़रूर है। मुझे लगता है कि लोग कहते भी हैं कि आप अचानक से एक ऐसा नाम आ जाता है, लेकिन मुझे लगता है जो लोग पार्टी को अब समझने लगे हैं वो इस बात को समझेंगे। और जैसा इन्होंने सही कहा कि जब हर एक्सेलेंसी द्रौपदी मुर्मू जी का नाम आया था तो किसी ने भी नहीं सोचा था, लेकिन वो अब आप देख भी रहे हैं कि जिस तरह की बातें करती हैं, उन्होंने हाल में अंडर ट्रायल्स के बारे में, राष्ट्रपति, बहुत सारी ऐसी चीज़ें नजर आई जो उनकी अपने अनुभव और क्षमता का भी हमें परिचय देता है। तो आगे चलकर हमें लगता है कि इनसे भी हमको यही देखने को मिलेगा। तो इट्स ए वेलकम स्टेप, फ्रेश पर्सपेक्टिव है और मुझे लगता है कि हम सबको, ऑफ कोर्स आगे हम नज़र भी रखेंगे किस तरह का काम हो रहा है, लेकिन कुल मिलाकर ये अच्छा है। और एक चीज़ मैं कहना चाहूँगी, आपके ही अमर उजाला के शो में सबसे पहली बार राजस्थान में जब आपने बात की थी तो मैंने कहा भी था दिया कुमारी के बारे में ज़रूर कि एक फ्रेश चेहरा है। तो एक तरफ महिलाओं का, चूंकि वहाँ महिलाओं के इश्यूज़ है राजस्थान में, बहुत कुछ सोचकर, इसलिए प्रतिनिधित्व में कहीं ना कहीं उनको भी वहाँ रखा गया है और उनसे बहुत उम्मीद रहेगी कि आगे कैसी क्षमता वो दिखाती हैं। उम्मीद भी रहेगी क्योंकि ज्यादातर लोगों को पहली बार इतना बड़ा मौका मिला है और वो उम्मीद तो रहेगी। प्रेम सर, आपके पास मैं आ रहा हूँ। आपने रामकृपाल सर और बख्शी जी को भी सुना, अब मैं ये समझना चाह रहा हूँ बीजेपी क्या अब उस मोड में आ गई है कि वर्तमान तो ठीक है, वो गाड़ी तो बहुत अच्छी चल रही है, आगे की सोचना है हमें, आगे भी कोई ऐसा प्लेटफॉर्म ना आ जाए जहां हमारी गाड़ी रुक जाए, उस मोड में अब आ गई है बीजेपी? देखिए, नरेंद्र मोदी जी जब मुख्यमंत्री बने थे तब उनकी उम्र वही 50-51 साल थी जी। और गुजरात में मुख्यमंत्री बने थे। आज तो जो मुख्यमंत्री बन रहे हैं वो कम से कम 55-56 साल के हैं, लेकिन नरेंद्र मोदी जी उनसे भी युवा थे और नौजवान थे जी। तो तब के नेतृत्व की सोचिए, उससे भी मुकाबला कीजिए, तुलना कीजिए। फिर मोदी जी जब प्रधानमंत्री बनते हैं तब उनकी उम्र 64 साल होती है और आज शिवराज सिंह चौहान जी जब मुख्यमंत्री से हटा दिए जाने के बाद रिटायर्ड वाले सिचुएशन में हैं, तब भी उनकी उम्र 64 साल है। समझिए मैं क्या कह रहा हूँ कि शिवराज सिंह चौहान की उम्र 64 साल है और इसी उम्र में नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री बने। तो ये भी एक सोचने वाला पॉइंट है, स्टेज है कि जिस लीडरशिप को हम बाहर कर रहे हैं वो लीडरशिप क्या वास्तव में और उपयोग के योग्य नहीं रह गई है। ये बहुत महत्वपूर्ण बात है। अगर इसमें थोड़ी भी गुंजाइश है कि 64 साल के शिवराज सिंह चौहान 64 साल में मोदी जी प्रधानमंत्री बनते हैं तो उनका जो 10 साल का कार्यकाल है पार्टी के लिए बहुत उपयोगी हो सकता है। इसका हम संसाधन, ह्यूमन रिसोर्सेज के तौर पर कैसे इस्तेमाल करते हैं, करना चाहते भी है कि नहीं करना चाहते हैं, यही बात वसुंधरा जी के भी संदर्भ में सोची जा सकती है। तो उस ख्याल से ये तुलनात्मक रूप में देखने की आवश्यकता है कि जो 56 साल वाला नेतृत्व आ रहा है 64 साल वाले नेतृत्व को रिप्लेस कर रहा है, वो वास्तव में पार्टी को ऊर्जा प्रदान करने के लिए है कि 10 साल का करियर किसी के विद्वेषवश खत्म करने के लिए है। ये भी महत्वपूर्ण बात है, इसको देखा जाना होगा। हम अभी नहीं कर रहे, हम तो बस पॉइंट रख रहे हैं कि इसको भी देखने की जरूरत है। इसके बाद जब वसुंधरा राजे मुख्यमंत्री होती थी तो जातिगत फैक्टर समेट लिया जाता था,
वो उनमें उनके लिए कोई जुगाड़ने की जरूरत नहीं थी कि इस जाति से उस जाति से उस जाति से। उनका जब रिप्लेसमेंट आया तो 3 अलग अलग जातियों का समुच्चय आया ताकि हम तमाम जातियों को साध सके। इसके बावजूद कई जातियां नहीं सद रही हैं, गुर्जर, जाट, मीणा या आदिवासियों में मीणा और गैर मीणा जो होता है। तो क्या ये बुद्धिमत्तापूर्ण होगा कि नहीं होगा, समय बताएगा। क्योंकि वसुंधरा राजे सभी जातियों को साध रही थी। अशोक गहलोत भी कांग्रेस में रहते हुए सभी जातियों को साध रहे थे, ये मतलब। लेकिन आज की पीढ़ी का जो नेतृत्व आया है उसको इंडिविजुअली एक जाति को साधने वाला बताया जा रहा है या दिखाया जा रहा है। उसको बैटरी ऑफ लीडरशिप के तौर पर पेश किया जा रहा है कि हम सभी जातियों को साध रहे हैं। ये संदेश देने की कोशिश हो रही। इसका मतलब है कि ये विजन पहले वाले विजन से कमजोर है। पहले वाला विजन बिना बोले हुए सभी जातियों को साध रहा था। आज वाला जो विजन है सभी जातियों को साधता हुआ दिख करके भी सभी जातियों को नहीं साध पा रहा है। ठीक है, ये अहम सवाल आपने उठाया। पूर्णिमा जी, जो जिस बात पर बात प्रेम सर ने खत्म की मैं वही लेकर आ रहा हूँ आपके पास। विजन कमजोर है, जातियों के सहारा इसीलिए लेना पड़ रहा है, इसीलिए जातियों के हिसाब से सोचना पड़ रहा है, ये गणित है। लेकिन मुझे जहां तक लगता है पार्षद तक का चुनाव में कई बार जातियां देखी जाती हैं टिकट बांटने के लिए, तो फिर ऐसे में अगर यहां हो रहा है, और कौन सी ऐसी पार्टी है जो नहीं करती है, दोनों बातें। विजन तो कमज़ोर मुझे नहीं दिख रहा है, जैसा कि प्रेम जी ने कहा, मैं उससे थोड़ा सा असहमत हूँ। मुझे लग रहा है कि वो लॉन्ग टर्म विजन को ध्यान रख के ही ये चेहरे सामने आए हैं। और आपके ही पिछले हफ्ते के कार्यक्रम में हमने कहा था कि नाम ऐसे आएंगे सामने जो सुन के हम सब चौंकेंगे, और चौंके तो हम सब हैं ही, ये तो वाकई। और दूसरी बात हमने उस प्रोग्राम में ये भी रखी थी कि जो 24 के इलेक्शन में जो कॉम्बिनेशन क्या होना चाहिए उसको ध्यान में रख के ही ये सारा नाम डिसाइड होगा। तो इधर देखिए, दलित है, ट्राइबल है, महिला है, ओबीसी है, हर तबके को रिप्रेजेंटेशन मिला है। और ये मुझे लगता है कि बीजेपी ने एक बहुत साहसपूर्ण कदम, उसको हम कहेंगे कि लिया है। क्योंकि जो बड़े बड़े पुराने इनके दिग्गज नेता थे, उनकी नाराजगी का खतरा तो था ही, और वो किसी तरह से पार्टी को नुकसान पहुंचा सकते हैं इसका खतरा भी था। लेकिन उन खतरों को दरकिनार करते हुए बीजेपी ने जब नए चेहरों को सामने लाने का काम किया है, तो इससे जो कार्यकर्ता है उनमें एक नई ऊर्जा भरती है। और मुझे लगता है वो ऊर्जा किसी भी पार्टी को आगे ले जाने में बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होती है। तो इसमें तो मुझे लगता है कि कांग्रेस को बीजेपी से बहुत सबक लेना चाहिए, क्योंकि वो उन्हीं 4-5 नामों के बीच में हमने देखा कि अटकी रह गई, छत्तीसगढ़ में, मध्य प्रदेश में, राजस्थान में, और उन्हीं नामों के चक्कर में कांग्रेस वहां पिट भी गई। तो कांग्रेस को बीजेपी से ये देखना चाहिए कि हम एक नई पीढ़ी को आगे आने का मौका कैसे दे सकते हैं। जो ट्राइड एंड टेस्टेड, टायर्ड एंड रिटायर्ड नाम है, हम उनको कैसे आराम से किनारे कर सकते हैं बिना कोई बहुत ज़्यादा खतरा उठाए हुए। दूसरा, कार्यकर्ता किस चीज से बहुत ज्यादा उत्साहित होता है। किसी भी पार्टी को देखिए, मोदी जी का नाम अपने आप में काफी है, ये हमने देखा, लेकिन किसी भी पार्टी को बहुत आगे ले जाने के लिए एक नाम सिर्फ काफी नहीं होता है, कार्यकर्ताओं का जोश उसमें शामिल होता है। और इस तरह से जब कार्यकर्ता उत्साहित होता है, मोहन यादव जी का जब नाम अनाउंस हुआ या भजन लाल शर्मा का अनाउंस हुआ, तो मैंने कहीं पढ़ा कि वो जब मीटिंग हो रही थी उसमें बिल्कुल पीछे बैठे हुए थे, और जब उनका नाम अनाउंस हुआ तो लोगों ने, अगल बगल के लोगों ने कहा कि अरे ये तो तुम्हारा नाम अनाउंस हो रहा है। तो इससे जो आम कार्यकर्ता है, वो हर कार्यकर्ता के मन में एक खुशी की लहर दौड़ जाती है कि आगे हमारा भी नंबर आ सकता है, और वो पार्टी के लिए कमिटमेंट के साथ काम करने का वो बहुत बड़ा मोटिवेशन होता है। तो मुझे लगता है कि ये बीजेपी ने काफ़ी अच्छी एक सोच इसमें दिखाई है, और इस आगे के 2047 को कह लीजिए या 2087 को कर लीजिए, ये लॉन्ग टर्म विजन जरूर है, और वो लॉन्ग टर्म विजन कितना कारगर होगा वो हमें देखना होगा। बट एज ऑफ टुडे मुझे लगता है कि ये एक बहुत अच्छा निर्णय रहा है। अच्छा निर्णय रहा है। अवधेश जी, मैं आपके पास आ रहा हूँ। सबकी बातें आपने सुनी, प्रेम सर ने जो सवाल उठाया उस पर भी मैं आऊंगा, लेकिन उसके पहले स्टीरियोटाइप तोड़ा है बीजेपी ने। मैं चाहे बड़े नेताओं की बात करूं जिन्होंने नरेंद्र मोदी को प्रधानमंत्री बनाया था, और उसके बाद उन्होंने भी वही परंपरा कायम रखी कि नए लोगों को आगे लाना है, नए लोगों को मौका देना है। हाँ, कुछ बड़े नाम फिलहाल पीछे जरूर दिख रहे हैं, उस पर भी हम चर्चा करेंगे कि उनका क्या होगा। लेकिन सबसे पहले ये समझना, क्योंकि ये स्टीरियोटाइप तोड़ने के लिए भी विजन और हिम्मत दोनों चाहिए होती है। कई बार अगर पार्टी में इस तरह के बड़े नेता हैं, जो बड़े नाम हैं, बड़े छत्रप हैं, उनको बैठाना या साइड करना। देखिए, मैं बार बार कह रहा हूं कि भारतीय जनता पार्टी में किसी एक व्यक्ति की कभी भी इतनी हैसियत नहीं हो सकती कि अकेले कोई फैसला कर ले। यहाँ एक लंबी प्रक्रिया है, एक बड़ा संगठन परिवार है,
वो एक लंबी प्रक्रिया से चीजें तय होती है। लेकिन यह है कि उनमें जो इस समय राजनीति में जो सबसे बड़ा लीडर होता है वो भी अपना विचार रखता है, इतना ही है उसमें। इसलिए अगर हम पहले तो ये मान के चल रहे हैं कि एक व्यक्ति ने ये निर्णय कर दिया है तो वहीं पर हमारा एक दोष हो जाता है। ऐसा होता नहीं है, ऐसा हो भी नहीं सकता है। छोटे लेवल पर तो कुछ हो जाता है कि हम करेंगे, लेकिन मुख्यमंत्री का चयन हो, पार्टी का अध्यक्ष बनाना हो, प्रधानमंत्री का चयन हो, ऐसी स्थिति में बीजेपी में कोई एक या दो व्यक्ति की, ये पार्टी की संरचना ऐसी है जिसमें कभी ऐसी स्थिति नहीं आएगी कि कोई एक या दो व्यक्ति तय कर देगा। अब दूसरी बात पर आते हैं कि देखिए, स्टीरियोटाइप हम लोगों के शब्द होते हैं। कोई व्यक्ति अगर अच्छा काम कर रहा है, वो अच्छा परफॉर्म कर रहा है, अपनी आइडियोलॉजी से रहते हुए जनता की प्रगति हो रही है, उसके मानसिकता में सकारात्मक बदलाव हो रहा है, राज्य ऊपर उठ रहा है, तो वो स्टीरियोटाइप है भी तो अच्छा है। जैसे एक गीत बहुत बार आपको सुनने की इच्छा करती है, बार बार सुनने की इच्छा करती है, तो इसलिए वो स्टीरियोटाइप को भी हम उस रूप में विश्लेषित कर। नरेंद्र मोदी को पार्टी भी पसंद कर रही है, उनका एक व्यापक वर्ग देश और दुनिया में खड़ा हुआ है। वो स्टीरियोटाइप अगर है भी तब भी बहुत सारे लोग लाइक करते हैं, 2024 में प्राइम मिनिस्टर के सबसे बड़े कंटेंडर हैं। तो इसलिए जो सारी शब्दावलियां हैं, मैं बार बार ही कह रहा हूं कि अज्ञेय की एक पंक्ति मैंने बहुत पहले कही थी, फिर दोहराता हूं कि जो हमारे देश में पहले से एक परंपरागत राजनीति की या चुनाव की या फिर जातीय समीकरणों की विश्लेषण की जो प्रवृत्ति रही है, शैली रही है, उसमें बदलाव की जरूरत है। ये उपमान अब मैले हो गए हैं, देवता इन उपमानों से कर गए हैं कूच, कभी वासन अधिक घिसने से मुलम्मा छूट जाता है। देखिए, 98 वर्ष से एक संगठन काम कर रहा है, उसके साथ अनेक संगठन है, उसके पहले भी बहुत सारे हिंदू संगठन संस्कृति धर्म पर काम करते रहे हैं, आज भी काम कर रहे हैं। एक साधु संतों की संस्थाएं हैं, प्रवचन करने वालों की है, कथाकारों की है। इन सब के परिश्रम से धीरे धीरे ये देश का सामूहिक मनोविज्ञान संस्कृति को, धर्म को लेकर के व्यापक रूप से बदला है। राजनीति में अच्छा या बुरा भारतीय जनता पार्टी उसको रिप्रेजेंट कर रही है, तो उसका एक ठोस बैंक, वोट बैंक बन चुका है। तो जहां उसकी ताकत नहीं है वहां भी बैठ है, लेकिन पार्टी में शक्ति नहीं है तो वोट लोग कैसे देंगे? तो ये बन चुका है। अब आवश्यकता ये है कि जिस आधार पर वो वोट बैंक बना है, उस आधार को थोड़ा विस्तारित करना, उसको सुदृढ़ करना, तो उसमें पॉलिटिक्स में चेहरों की, काम का वहीं पर आवश्यकता हो जाती है। तो अगर आपका विजन है, एक व्यापक विजन है कि हमको देश को जिस दिशा में देश गया उस दिशा में हमको आगे ले जाना है, तो ले जाना है, तो फिर उसके अनुरूप आप अपने सेनानी तय करते हैं। हाँ, उसमें उम्र, अभी तो हम लोग मान रहे हैं, ये बात सही है कि नरेंद्र मोदी का एक विजन है कि भाई 24-25 साल के लिए लीडरशिप हमको क्रिएट करना पड़ेगा, नहीं तो 2004 में बीजेपी के हारने के बाद 2006 से जो क्राइसिस पैदा हो गया था वो स्थिति अब पैदा नहीं हो। लेकिन वो केवल इसलिए नहीं है कि हमको राज करना है, उसके पीछे यही सोच है कि देश को हम जिस दिशा में ले गए हैं और लंबे समय से जा रहा है, एक सांस्कृतिक पुनर्जागरण का पूरे देश में एक भाव पैदा हुआ है, उसको कंसोलिडेट करना, उसको सही दिशा में ले जाना, उस दृष्टि से शासन और सत्ता को परिवर्तित करना, लोगों को भी धीरे धीरे वो सचेत करना कि आपका देश ऐसा है, आपको उसी दिशा में जाना है। दुनिया का भी मन बदलना कि आप जो सोचते हैं कि भैया ऐसा नहीं, वो हिंदू राष्ट्र ऐसा है, वो हिंदू राष्ट्र वो नहीं है, तो ये सारी चीजों को ध्यान रखते हुए सारा काम हो रहा है। उसमें जो व्यक्ति, उसमें उम्र मायने नहीं है केवल, उसमें जो व्यक्ति इसमें बाधा है, जिस व्यक्ति पर थोड़ा भी संदेह हो सकता है या जिसकी उपयोगिता दूसरी जगह हो सकती है वहां से ले जाने के लिए, जिसकी बिल्कुल उपयोगिता नहीं हो सकती है, उस सारे का ध्यान रख के आप देखिए। एक व्यक्ति मध्य प्रदेश में अपने को मुख्यमंत्री से बड़ा नेता मानते थे, मैं किसी का नाम नहीं लेना चाहता हूं, केंद्रीय मंत्री भी नहीं है, अब ऐसी जगह बैठा दिए गए जहां से पॉलिटिक्स नहीं कर सकते। बैठाया तो है लेकिन पॉलिटिक्स नहीं कर सकते हैं वो, तो बहुत सारी चीजें उस रूप में होती है। तो इसीलिए मैं कह रहा हूं कि इसको सामान्य बदलाव के तौर पर हम देखते हैं, वह भी है सामान्य पॉलिटिक्स के, लेकिन इसका एक व्यापक है। और चौंकने का इसलिए है कि हम इसलिए चौंकते हैं कि हम लोकतंत्र की बात करते हैं, लेकिन लोकतंत्र में भी हमारी मानसिकता यही बनी होती है कि बने बनाए स्थापित नाम जो पहले रह चुके हैं, इसी प्रकार के लोग सामने होंगे जो हमको सक्रिय देखते हैं। शायद सक्रिय पार्टी की दृष्टि से, संगठन की दृष्टि से अगर कोई ऐसा है जो हमको मीडिया में और बाकी हाईलाइट नहीं देखता, उसकी ओर हमारी नजर भी नहीं जाती। तो इसलिए इन नामों को भी अगर आप देखेंगे
तो भले इस समय हालांकि वो तो मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री तो शिक्षा मंत्री रहे, वो शिक्षा मंत्री रहे हैं, और जो प्रदेश के छत्तीसगढ़ के बने हैं वो केंद्र में भी रहे हैं, वहां भी रहे हैं, तो ऐसा छोटा नाम भी नहीं है। लेकिन इन तीनों की जो समानता है कि तीनों की अपनी आइडियोलॉजी के प्रति एक प्रतिबद्धता है, वो बिल्कुल स्पष्ट है। तीनों की अपनी प्रतिबद्धता, उस दिशा में ये काम करते रहे हैं। एक डिसिप्लिन है व्यक्ति, उनको कोई इधर उधर नहीं ले जा सकता है किसी के दबाव में कि भैया सेकुलरिज्म ऐसा कहता है, वो बाएं दाएं नहीं, उनका सेकुलरिज्म सर्वधर्म समभाव का है और वही रहने वाले, उस दबाव में वो नहीं आने वाले हैं। तीसरा कि जो संगठन का पूरा नेतृत्व है, संगठन परिवार का लीडरशिप है, बीजेपी का लीडरशिप है, वो अपना विजन देके इनके अनुसार कि उस विजन को कैसे वहां इंप्लीमेंट करना है। स्टेट के सामान्य समस्या में तो आपको स्वायत्ता है, आपको करना ही करना है, उसको कैसे इंप्लीमेंट करना है, इस सब दृष्टि से एक नया करवट लेने की कोशिश हो रही है कि आने वाला समय जिन चुनौतियों का है, आपने संसद में एक घटना देखी है ना, ये छोटी घटना है, सरकार को बदनाम करने के लिए, देश को बदनाम करने के लिए 2024 के पहले अनेक प्रकार के इस प्रकार के हिंसा हो सकती है, चुनौतियां हो सकती है, उन सब का सामना करना है। तो उस रूप में पूरी एक तैयारी मुख्यमंत्री के स्तर पर भी, पार्टी के स्तर पर भी, संगठनों के स्तर पर भी हो सकता है। लेकिन मेरा अपना कहना जो ये है इस समय आपके माध्यम से कि जिस ढंग से सरकार के चेहरे बदले हैं, उस ढंग से स्टेट के, उस ढंग से सेंटर में भी कुछ बदलाव की जरूरत है। सेंटर में भी समीक्षा करने की जरूरत है बहुत सारे लोगों को। और सरकार केवल मंत्रालय ही नहीं होता है मंत्री, अनेक संस्थाएं होते हैं जिसके चेयरमैन है, डायरेक्टर है, वाइस चांसलर है, जिसके मेंबर्स होते हैं, उस सारी संस्थाओं को काम करना पड़ता है। तो इसीलिए इसकी एक व्यापक समीक्षा की अब जरूरत है कि इन संस्थानों में जो लोग 5 साल, 7 साल, 8 साल से 10 साल से बैठे हुए हैं, कोई प्रेस काउंसिल में बैठा हुआ है, कोई राममोहन राय सेमिनरी में बैठा हुआ है, कोई INGCA में बैठा हुआ है, कोई ललित कला अकादमी में बैठा हुआ है, कोई इंडियन काउंसिल हिस्टोरिकल रिसर्च है, इंडियन काउंसिल ऑफ कल्चरल रिसर्च है, क्या ये सारी संस्थाएं जो है वो वही लोग बने रहेंगे या उनमें भी चेंज किया जाएगा? क्योंकि अगर बदलाव लाना है तो चारों तरफ से लाना पड़ेगा। ये अहम बात आप कह रहे हैं, लेकिन एक बात आपने कही थी बीच में सांस्कृतिक पुनर्जागरण का, जिसका आपने जिक्र किया था, अब उसी को अगर ट्रांसलेट करें और जिस तरीके से 3 मुख्यमंत्रियों का चयन हुआ, उसको लेकर ये कहा जा रहा है कि एक तरीके से बीजेपी हिंदुत्व के एजेंडे पर आगे बढ़ने की कोशिश कर रही है, और खास करके जिस तरीके से उत्तर प्रदेश में हुआ, योगी को लेकर उसको भगवा से जोड़ा गया, नहीं बढ़ रही है, तो ये इसको लेकर के भी मामला हो रहा है कि बीजेपी ने एक लाइन सेट करने की कोशिश की कि 2024 का जो चुनाव है वो भी इसी लाइन पर, इसी मुद्दे पर होगा। क्या वाकई इसी दिशा में बढ़ रही है? क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक तरफ तो विकास की बात करते हैं और डिलीवर करने की भी कोशिश करते हैं, दूसरी तरफ जब चुनाव आते हैं, खास करके अभी विधानसभा चुनावों में भी कई जगह इस तरह की बात आई कि हिंदुत्व को लेकर बीजेपी आगे बढ़ रही है, सनातन को लेकर बढ़ रही है, विकास की बात नहीं कर रही है। तो क्या लाइन लेंथ यही रहने वाली है 24 में भी, आगे कुछ और बदलाव? देखिए मुझे लग रहा है कि भारतीय जनता पार्टी जब बनी 1980 में, तब से लेकर हिंदुत्व भारतीय जनता पार्टी का कोर इशू रहा है। उसमें कोई दो राय नहीं, वो सत्ता में रहे चाहे विपक्ष में रहे, हिंदुत्व भारतीय जनता पार्टी ने कभी नहीं छोड़ा। लेकिन मेरा ऐसा कहना है कि प्रधानमंत्री मोदी जब 2014 में जब से आए थे, तब से उन्होंने सारे एक्सपेरिमेंट करना शुरू करे और सारे बड़े निर्णय आउट ऑफ बॉक्स सोचना शुरू किया, सिर्फ संगठन के अंदर ही नहीं, सरकार के अंदर भी और पीएमओ के अंदर भी। आप देखिए पीएमओ के अंदर जो स्थापित अधिकारी बैठा करते थे, जो जिन्हें लगता था कि वो प्रधानमंत्री कार्यालय में कोई भी प्रधानमंत्री आ जाए, उन्हीं का जो एक गुट है वही वहां पर स्थापित होगा। आप देखिए 2014 के बाद प्रधानमंत्री कार्यालय के अंदर सारा अमूलचूल परिवर्तन प्रधानमंत्री मोदी ने कर दिया। आज अगर आप पीएमओ को देखोगे तो 45, 50, 52, 55 के बड़े अधिकारी बैठे हुए जो पीएमओ को कंट्रोल कर रहे हैं। आप संगठन में अगर देखोगे तो भारतीय जनता पार्टी की सर्वोच्च बॉडी पार्लियामेंट्री बोर्ड में आप देखिए कैसे नए नए लोगों को लेके आ गए, ऐसे लोगों के आ गए जिनके बारे में आप कल्पना नहीं कर सकते थे कि भारतीय जनता पार्टी के पार्लियामेंट बोर्ड में हो सकते हैं। क्या सत्यनारायण जाटिया के बारे में कोई सोच सकता था कि भारतीय जनता पार्टी के पार्लियामेंट्री बोर्ड में जाएंगे? क्या लक्ष्मण तेलंगाना के जो लीडर है, क्या उनके बारे में कल्पना कर सकता था कि भारतीय जनता पार्टी के पार्लियामेंट बोर्ड के अंदर आएंगे? लालपुरिया पंजाब से पार्लियामेंट्री बोर्ड के अंदर आएंगे, कोई इस बात की कल्पना कर सकता था? तो प्रधानमंत्री मोदी ने संगठन के अंदर भी किया और सरकार के अंदर भी उन्होंने बदलाव किए। उनकी अपनी कैबिनेट में आप देख सकते हो किस तरीके के उन्होंने साहसिक निर्णय लिए। एक फॉरेन सेक्रेटरी को उन्होंने विदेश मंत्री बना दिया, आप उनकी ब्यूरोक्रेसी में देख सकते हो। मुख्यमंत्री के रूप में आप देख सकते हो कि नए इन्होंने एक्सपेरिमेंट किए। हाँ, कई जगह एक्सपेरिमेंट पार्टी को ऐसा लगा कि जो निर्णय लिए गए वो गलत हो गए, तो पार्टी ने मुख्यमंत्री को बदलने में देर नहीं की, क्योंकि पार्टी इस बात को जानती थी कि भारतीय जनता पार्टी का संगठन एक बहुत मजबूत है और पार्टी संगठन के नाम पर चुनाव लड़ती, किसी मुख्यमंत्री के नाम पर नहीं लड़ती। एक संगठन है, संघ का संगठन है, संघ के जमीनी स्तर के कार्यकर्ता है जो पार्टी के लिए चुनाव और जमीनी स्तर पर माहौल तैयार करते हैं। आप देखिए गोवा के बारे में उदाहरण दिया जा सकता है कि भाई मनोहर पर्रिकर जब आए तो लक्ष्मीकांत पार्सेकर को मुख्यमंत्री
बनाया, असफल रहे तो फिर वहां पर मनोहर पर्रिकर वापस गए, फिर प्रमोद सावंत मुख्यमंत्री बने। उसके बाद आप उत्तराखंड का दे सकते हैं कि तीरथ सिंह रावत को मुख्यमंत्री, त्रिवेणी रावत को बनाया, उनको नहीं सफल रहे तो हटा के तीरथ सिंह रावत को बनाया, फिर उनका इश्यू हो गया तो आपने धामी को बनाया। हालांकि तीरथ सिंह जी के लिए कहा जाता है कि वो 6 महीने के अंदर चुनाव का इश्यू था, इसी कारण उनको इस्तीफा हो गया। आप गुजरात का उदाहरण दे सकते हैं, आनंदीबेन पटेल को मुख्यमंत्री बनाया, उसके बाद आप विजय रूपाणी को बना दिया गया। जब लगा कि विजय रूपाणी के इसमें सरकार नहीं आ सकती, गवर्नमेंट परफॉर्म नहीं कर पा रही जिस हिसाब से प्रधानमंत्री मोदी चाहते थे, तो पूरी कैबिनेट को मुख्यमंत्री के साथ बदल दिया, वहां पर नए मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल लेकर आए। तो मेरा कहना है भारतीय जनता पार्टी एक्सपेरिमेंट करती रहती है और आउट ऑफ बॉक्स प्रधानमंत्री मोदी सोचते रहते हैं, और संगठन प्रधानमंत्री मोदी के जो विजन है उसके साथ चलता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भारतीय जनता पार्टी के सबसे बड़े नेता है, उनका चेहरे पे चुनाव भारतीय जनता पार्टी लेती है, उनके कामों के उस पर चुनाव लड़ती है। तो निश्चित रूप से जब प्रधानमंत्री मोदी के नाम और काम पे पार्टी वोट मांगती है तो प्रधानमंत्री मोदी की जिम्मेदारी बनती है कि वो किसे मुख्यमंत्री बनाना है। अगर आप इन तीनों मुख्यमंत्रियों को अगर आप देखोगे तो तीनों राज्यों के अंदर जो 20-20, 25 साल से स्थापित नेता हुआ करते थे, इन तीनों को बदल दिया। रमन सिंह को बदला, यहाँ शिवराज सिंह चौहान को बदला और वसुंधरा को बदला। तो पार्टी ने बताया कि एक समय के बाद आपको संगठन में जाना होगा। आप ये मानकर नहीं चल सकते पार्टी के अंदर कोई भी कि मैं अगर लंबे समय तक मुख्यमंत्री बनाऊं या पार्टी का बड़ा नेता हूं या प्रदेश का एक बड़ा नेता हूं तो पार्टी प्राथमिकता मुझे ही देगी और किसी दूसरे के लिए स्थिति नहीं रहेगी। आप देखिए लालकृष्ण आडवाणी जैसे को पार्लियामेंट्री बोर्ड से अमित शाह जी अध्यक्ष बने तो बाहर कर दिया, पार्टी ने टिकट काट दिया। तो पार्टी ने बताया कि भाई साहसी को बड़े निर्णय पार्टी के लिए लेना पड़ेंगे, फिर बड़ा कोई भी कितना बड़ा नेता हो पार्टी से बड़ा नहीं है। पार्टी का संगठन, पार्टी का केंद्रीय नेतृत्व जो सोचेगा उसे कार्यकर्ता के रूप में बड़े नेता को स्वीकार करना पड़ेगा और उसे इंप्लीमेंट करना पड़ेगा। मुझे लग रहा है भारतीय जनता पार्टी की सबसे बड़ी खूबसूरती और सबसे बड़ी ताकत यही है कि संगठन सर्वोपरि है, संगठन निर्णय लेता है और संगठन चुनाव लड़वाता है। कोई व्यक्ति भारतीय जनता पार्टी के अंदर ये कह नहीं सकता कि उसके दम पर सरकार आ रही है। ठीक है, प्रधानमंत्री बहुत बड़ा चेहरा है, बड़ा नाम है, सबसे लोकप्रिय है, लेकिन प्रधानमंत्री मोदी भी जानते हैं कि उनके पीछे आरएसएस का समर्पित कैडर है, भारतीय जनता पार्टी का संगठन जुड़ा हुआ है, इसलिए प्रधानमंत्री मोदी आज इतने बड़े कद के और बड़े नेता बने हुए हैं। तो मुझे लगा कि संगठन सर्वोपरि की जो भावना भारतीय जनता पार्टी के अंदर है और एक्सपेरिमेंट करने की जो उनकी काबिलियत है कि नए नए नेतृत्व को लेकर आओ और भविष्य के लिए तैयार करो। प्रधानमंत्री मोदी जानते हैं कि भारतीय जनता पार्टी को अगले अगर 50 साल तक सत्ता में देखना है तो हमें नए नेतृत्व लाना होगा, और सभी राज्यों में उन्होंने ऐसे लीडर्स लेकर आ रहे हैं जो अगले 15, 20, 25 साल तक सरकार या संगठन के अंदर परफॉर्म कर सकते हैं, और जो उम्र दराज हो रहे हैं उन्हें धीरे धीरे लीग से बाहर करते जा रहे हैं। तो मुझे लग रहा है ये पार्टी का निर्णय है, दूरदृष्टि का निर्णय है, 2047 के हिसाब से निर्णय है, और आने वाली भाजपा को कैसे और मजबूत किया जाए, कैसे नए नए युवा तैयार किया जाए, उसी दिशा में लिया गया निर्णय है। और निश्चित रूप से अगर ये मुख्यमंत्री परफॉर्म करेंगे तो बने रहेंगे, परफॉर्म नहीं करेंगे तो जैसा गोवा में बदल गया है, जैसे उत्तराखंड में बदला, जैसे गुजरात में बदला है, और जैसे दिल्ली में 3 मुख्यमंत्री बदल दिए गए थे कि भाई साहिब सिंह वर्मा, मदन लाल खुराना के बाद सुषमा स्वराज आई थी, तो वैसे भी ये मुख्यमंत्री बदल दिए जाएंगे। मुख्यमंत्री बना देने का मतलब ये नहीं है कि आप 5 साल के लिए मुख्यमंत्री बन गए हो, अब 5 साल बाद ही पार्टी विचार करिए, अगला विधानसभा चुनाव आपके नेतृत्व में लड़ा जाएगा। पार्टी ने आपको मुख्यमंत्री बनाया है, आपको परफॉर्म करना होगा। मोदी ने जो काम किया वो जमीनी स्तर पर आपको लेके जाना होगा। डबल इंजन की सरकार को आपको बेहतर प्रदर्शन करना होगा। अगर आप भारतीय जनता पार्टी के संगठन और मोदी के नजरों में अगर आप परफॉर्म करते हो तो आप बने रहोगे, वरना पार्टी आपको साल, 1.5 साल, 2 साल के अंदर बदल के दूसरा मुख्यमंत्री लाने में भी नहीं हिचकिचाएगी। ये बात कर रहे थे, आप अपनी बात पूरी कर लीजिए। हिंदुत्व वाली जो बात हम कर रहे थे, हिंदुत्व के बारे में एक बिल्कुल एक गलत और विकृत धारणा है कि हिंदुत्व में व्यक्ति के कल्याण का, विकास का भाव नहीं है। देखिए, जिस ढंग से सोशलिज्म एक विचारधारा है, कैपिटलिज्म एक विचारधारा है, मार्क्सिज्म, ये सब इज्म है, हिंदुत्व एक व्यापक विचारधारा है जिसमें यह कल्पना है कि सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःख भाग् भवेत्। हम तो मनुष्य की यहाँ बात कर रहे हैं, चर अचर, जीव निर्जीव, जो चल सकता है, नहीं चल सकता है, सबके कल्याण का भाव है। तो हिंदुत्व की जो एक लाइन की परिभाषा होती है कि यस्तु सर्वाणि भूतानि सर्वभूतेषु च आत्मना, माने सब मेरे में है, मैं सब में हूं, सबको उस रूप में देखना और उस रूप में बनाना। तो एक व्यापक विचारधारा है जिसमें मार्क्सिज्म, कम्युनिज्म, कैपिटलिज्म सब समाहित हो जाएगा। और हिंदुत्व को आप किसी इस्लाम, ईसाईयत की तरह कोई एक रिलीजन के रूप में नहीं देख सकते हैं ये। तो इसीलिए कह रहा हूं कि हिंदुत्व एक व्यापक कल्पना है जिसमें भारत नहीं, संपूर्ण विश्व के, संपूर्ण प्रकृति के, ब्रह्मांड के कल्याण के भाव से एक शासन होता है। व्यक्ति स्वयं को ब्रह्मांड का एक अंग मान के कल्पना करता है। हमारा कोई दुश्मन हो सकता है लेकिन हम उसके दुश्मन नहीं होंगे, क्योंकि हम सब के अंदर एक ही आत्मा है। तो यह भाव लेके
जो विचार चलता है उसमें सबके कल्याण का है, उसको आप वैसे मत मान लीजिए कि केवल मंदिर नहीं, मैं नहीं मान रहा हूँ, ये आपने व्याख्या बहुत अच्छी की है, लेकिन तमाम दूसरे लोग मानते हैं। एक मिनट, थोड़ा समय चाहिए काफी। मैं केवल यही जो अभी ये कह रहे थे अवधेश जी, मैं इसी बात पर इसको जरा, उन्होंने तो एक सांस्कृतिक और सारा वो फिलॉसफिकल एक दार्शनिक बातें की, बिल्कुल सही है। देखिए, जब हम हिंदुत्व कहते हैं, हमारी ये हमेशा एक आदत होती है लोगों की कि चीज़ों को आइसोलेशन में देखने की, जबकि ऐसा होता नहीं है। प्रैक्टिकल इंटरडिपेंडेंस होता है चीज़ों का, अंतरावलंबन होता है। कोई भी चीज़ अपने आप में अलग नहीं, जैसे कोई भी फल बिना छिलके के नहीं हो सकता। तो हम लोग सोचें कि अच्छा ये हिंदुत्व है। मैं एक आपको उदाहरण दूं, कितने लोग हैं इसमें जानते हैं कि सन 1960 और 62 में जनसंघ का क्या नारा था? जनसंघ तो नो डाउट हिंदुत्व के, राष्ट्रवाद और हिंदुत्व की आइडियोलॉजी से पैदा, तो पार्टी का ही मुख्य पहचान थी, लेकिन नारा उसका क्या था? हर घर पे, मैं ये बचपन में याद है कि मैं बहुत छोटा था, लेकिन घर की दीवार पर गेरुए रंग से लिखा हुआ था, हर हाथ को काम, हर खेत को पानी, घर घर में दीपक जनसंघ की निशानी। यानी एक राष्ट्रवाद हिंदुत्व की पार्टी का जो ऑब्जेक्टिव है, हर हाथ को काम, हर खेत को पानी। और कम्युनिस्टों का नारा, कमाने वाला खाएगा, लूटने वाला जाएगा। आज भी कोई पार्टी आए, चाहे वो कांग्रेस का सोशलिज्म हो, इंदिरा गांधी का, या मोदी का विजन जो भी है, हर हाथ को काम, हर खेत को पानी। यही है ना, जब उन्होंने कहा कि किसान और एम्प्लॉयमेंट। तो मेरा ये कहना है कि जब भी हम कोई बात करते हैं, जैसे ऐसा लगता है कि बाकी इसको कुछ मतलब नहीं, जैसे जोगी एक वो भगवा वस्तुधर, मतलब हर आदमी को हिंदुत्व का मतलब कबीर हो गया है, या वो जोगी है, खाली भजन करता फिर रहा, ऐसा नहीं है। दूसरा, मैं एक और बात कहता हूँ, 1974 में जब जयप्रकाश नारायण ने शुरू किया था ये सारा, एक पेपर निकलता था 75 में इमरजेंसी के दौरान, इब्रीमैन, उसके संपादक थे अजित भट्टाचार्य जी और जयप्रकाश नारायण प्रधान संपादक थे। उसमें एक एडिट पेज पर एक लेख आया था माओ से तुंग का कि एन आइडियोलॉजी मस्ट बी नेशनलाइज्ड। किसी भी विचारधारा का अगर वो राष्ट्रीयकरण नहीं हुआ है, उसको राष्ट्रवाद की चाशनी में नहीं छाना गया है, तो वो आप उस विचारधारा को जनता तक नहीं ले जा सकते। ये मैं बात अब बता रहा हूं कि जो जनता पार्टी का मूवमेंट जो सोकाल चला था इमरजेंसी में, अजित भट्टाचार्य जी ने वो लेख छापा था और माओ से तुंग का लेख है। और जब कलकत्ता की अदालतों में नक्सलाइट माओ जिंदाबाद करते थे, उस पर माओ ने एक झिड़की लगाई थी कि तुम हमारी जय बोल करके कभी भी जनता के करीब नहीं पहुंच सकते हो। राष्ट्रवाद जो ये बात हुई थी, और खुद माओ से तुंग ने चाइना में चियांग काई शेक के खिलाफ घोर राष्ट्रवाद की वो की थी। तो कोई भी पार्टी अगर राष्ट्रवाद के रास्ते पर चल रही है, और उसमें स्वाभाविक हमारी सांस्कृतिक पहचान क्या है, जब भी आप सांस्कृतिक पहचान की तरफ लौटेंगे, सनातन के बिना तो हो नहीं सकती, ऑब्वियस है उसमें। तो मैं दो चीज़ों का कहता हूँ कि याद रखिए कि जनसंघ का नारा था हर हाथ को काम, हर खेत को पानी। ये बात भूलनी नहीं चाहिए। दूसरा, मैं एक चीज़ कह रहा था कि ये जो जैसे नए नाम पर चौंकने वाले, बहुत जल्दी हम लोग को याददाश्त नहीं रहती। 1980 में मैं टाइम्स ऑफ इंडिया महाराष्ट्र बॉम्बे में था, बाबा साहब भोसले, सरप्राइज करेंगे, बाबा साहब भोसले को नहीं पता था, बल्कि वो मजाक कर रहे थे कि मैं भी कभी मुख्यमंत्री हो सकता हूँ। रात को इंदिरा गांधी का फोन आया कि बाबा साहब भोसले महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री होंगे। इसमें जितने लोग हैं बताते हैं कि बाबा साहब भोसले को कौन जानता था, या आज भी कौन जानता है, वो मुख्यमंत्री रहे। श्रीपद मिश्रा उत्तर प्रदेश में, कांग्रेस में तो ऐसे होता था। और मैं जब आज तक में यहाँ था, आपको बता दूं, सारे चैनल ने फ्लैश कर दिया, ये अपने जो पुराने होम मिनिस्टर थे उनको वो मुख्यमंत्री बनने का उनका नाम क्या, शिंदे, सब चैनल ने चला दिया शिंदे शिंदे शिंदे, जबकि हुए विलासराव देशमुख। तो ऐसा जो ये होता है कि ये सारे के सारे नाम उस दौर में अगर आप जाएंगे तो आपको सबको लगेगा सरप्राइजिंग है। बसंत दादा पाटिल जैसे व्यक्ति के रहते हुए बाबा साहब भोसले हो गए।
तो देखिए, कोई भी पार्टी हो, कांग्रेस पार्टी भी ए.ओ. ह्यूम की बनाई हुई थी जी, है ना। आज पार्टियां चलेंगी, पार्टियां कारपोरेट की तरह होती है। विराट कोहली जैसे आपका अमर उजाला है, अमर उजाला आगे 200 साल चलेगा। सीईओ आएंगे जाएंगे, हम लोग बहुत ज्यादा जो हमारा चेहरों पर आग्रह हो जाता है, और किसी का चेहरा कुछ नहीं होता। आपने ये इसको क्या बोलते हैं, फेसबुक के का जो मालिक है जुकरबर्ग, क्या है उसका, जुकरबर्ग को तब जाना ना जब फेसबुक को जाना, एप्पल को तब जाना जब एप्पल फोन आया, कनेक्टिंग द पीपुल नोकिया था, भूल गए सब नोकिया को। कोरोना के जमाने में लगता था कि इसके आगे कोई नहीं है। तो बेसिकली आपका काम बोलता है। जेम्स वाट को इसलिए जाना गया कि उसने कहा इस टीम में ताकत है। गैलीलियो को आप इसलिए याद करते हैं कि उसने कहा धरती गोल है। तो फर्स्ट आपका वर्क आता है। आज मोदी को अगर कोई जान रहा है तो चेहरे को इसलिए नहीं, मोदी ने जमीन पे काम किया है। और मैं फिर बार बार यही बात कहता हूं, हमने आपके यहाँ 3 हफ्ते पहले या 4 हफ्ते पहले एक बात कही थी कि भूल जाइए एंटी इनकम्बेंसी, अब प्रो इनकम्बेंसी का दौर है। मैंने आपके इसी कार्यक्रम में कह के गया था कि सिर्फ बदलाव के लिए कोई बदलाव नहीं चाहता। हाँ, हम पूरी तरह सेटिस्फाइड नहीं हैं। मैंने आपके यहाँ ये भी कहा था कि डिसेंट और रिबेलियन का फर्क समझ लीजिए। उखाड़ फेंकेंगे नहीं, हम असंतुष्ट हैं, लेकिन तुम पर भरोसा है, आगे ठीक करना काम। एक बेटा बाप से नाराज होकर घर छोड़ देता है, वो डिसेंट है, वो रिबेलियन नहीं है। मैं हमेशा इस बात को मानता हूं कि वहां विद्रोह वाली स्थिति नहीं होती है कि सरकार को उखाड़ फेंकेंगे। इस बात को हम अभी भी नहीं समझ पा रहे हैं। हम शहरों में बैठ करके डिसेंट को, वो फलाना से मिला, भाई लहर चल रही है। मैं एक मित्र से मिला था इसके पहले, मैंने पूछा, वो मध्य प्रदेश से घूम करके आए थे। मैंने कहा कि क्या माहौल चल रहा है? उन्होंने कहा कि देयर इज नो कंटेस्ट, कांग्रेस पार्टी स्वीप कर रही है। और तो से मध्य प्रदेश घूम के आ रहे हो आप? मैं चुप रहा, कुछ बोला नहीं। तो मेरा सिर्फ इतना ही है कि हम कभी भी किसी एक चीज को उठाते हैं, देखिए जाति एक सच्चाई है, लेकिन क्लास उससे बड़ी सच्चाई है। जाति होती है, लेकिन जैसे ओल्ड पेंशन स्कीम आती है, फिर कहाँ जाति चली जाती है? वो फिर एक क्लास की बात हो जाती है। अगर हिमाचल में ओपीएस के सवाल पर जीते तो इसका मतलब कास्ट नहीं चली ना। खुद आप इस बात को मान रहे हो। तो मैं कहता हूं जाति भी है, व्यक्ति है, जाति है, जाति से बड़ा वर्ग है, वर्ग से ऊपर धर्म है, और धर्म से भी बड़ी भाषा है। मराठी मानुस की जहां बात आ जाती है वो भूल जाता है कि हिंदू है। ये बिहारी भाग 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 यहां से। अब मतलब मीन्स ये सब मत उसमें एडिट कर दीजिएगा प्लीज। मेरा ये कहना है कि देखिए कहाँ क्या चीजें कैसे चलती हैं। रिलीजन से बड़ी लैंग्वेज हो जाती है अगर उसका सवाल आता है। तो सवाल हर समय हम कभी जाति से वो आगे नहीं बढ़ पाते हैं, कभी हम कहते हैं कि ये सिर्फ धर्म है। चीजें मिक्स हैं, मिली हुई हैं चीजें। सॉरी, नहीं आप पूरा कर लीजिए। जल्दी जाति की बात ये कर रहे थे, लेकिन उस पर नई बात ये है कि प्रधानमंत्री मोदी जी ने कहा, हर जगह कहा कि 4 जातियों का ही नाम लिया, युवा, महिला, गरीब और किसान। ये 4 जाति का बार बार, तो इस एक नए भारत की जो है नींव, जो बार बार हम बात कर रहे हैं, हम सभी शायद उस पर सहमत हैं सभी कि हम उसकी बात अब कर रहे हैं जिसमें एक प्रगतिशील सोच हो, नई चीजें, टेक्नोलॉजी की बात हो रही है, एआई तक की बात हम कर रहे हैं। दूसरी तरफ लेकिन जमीन को भी नहीं छोड़ रहे। जब हम किसानों की बात कर रहे हैं, अपने रूट्स की भी बात कर रहे हैं, तो जो भी इन चीजों को समझ पाएगा कि आगे का नया भारत किस तरह का तैयार हो और उसके लिए कैसे कैसे लोगों को चुना जाए, चाहे वो जाति की बात कर रहे हो, चाहे वो वर्ग की बात कर रहे हो, कहीं कोई पिछड़ा न रह जाए, कहीं कोई, बार बार बात होती है विश्वकर्मा योजना की भी, उसको आपने, तो इस तरह की तमाम योजनाएं जो उन वंचितों को, जो पिछड़े रह गए, जो हाशिए पे हैं, उनको भी कहीं ना कहीं मुख्य धारा में शामिल करने की जो पूरी बात है। तो एक सामाजिक संरचना की बात, और मैं उन्नतित्व को भी वही लाऊंगी। वो उसके अंदर जो सामाजिक आधार है, हम क्यों उसको एक नैरो संकीर्ण सोच में डाल देते हैं? हमको उसको एक बहुत बड़े होराइजन में देखना पड़ेगा, बहुत बड़ा उसका जो एक व्यापक पूरा अर्थ है उसको जानना पड़ेगा। एंड मुझे तो लगता है कि जो राजनीति के लोग देखते हैं, इन चीज़ों को समझना चाहते हैं, उनके लिए ये सब केस स्टडीज है कि वो इन चीज़ों को पढ़ें। मतलब आर्म चेयर क्रिटिक्स भी हम नहीं हो सकते, बैठकर हम मान लिए इनका नाम चल रहा है, 2 पेपर में पढ़ लिए,
तो इसलिए हम समझ गए कि यही चलेगा। हमें समझना पड़ेगा कि जमीन पर चल क्या रहा है, मंथन हो कैसे रहा है, और उसमें फिर कैसे कैसे और मैं इस बात से सहमत हूँ जो उन्होंने कहा कि नाम में कुछ भी नहीं रखा है। मुझे भी पिछली बात याद आ गई, चूंकि आपने नाम लिया शिंदे जी का, प्रतिभा पाटिल भी जब आई थी तो एकदम नया नाम था। तो इस तरह से नाम के ऊपर की चर्चा बहुत ज्यादा करना कि क्यों ये नाम आ गया, मुझे लगता है, लेकिन क्षमताओं पर और किस तरह से कार्यशैली रहेगी और हाँ, और किस तरह से आगे ले जा सकेंगे, क्योंकि सरकार है और प्रशासन भी है। तो प्रशासन की क्षमता को देखना और फिर सरकार को, यानी कि अपने पार्टी को भी लेकर चलना और सभी वर्गों को लेकर चलना, उसमें कल को ऑपोजिशन की भी बातें, वॉइस भी आएगी, उन सब को लेकर चलना, कैसे चलेंगे, ये मुझे लगता है कि अगले 2-4 आपके आने वाले शो में इस पर भी हम बातचीत करेंगे। नहीं, इस पर भी हम जल्दी से अभी प्रतिक्रिया ले लेंगे, लेकिन आप पहले अपनी बात पूरी कर लीजिए जी। बहुत पुरानी एक कहावत है, सक्सेस हैज मेनी फादर्स, फेलियर हैज नन। तो जो सक्सेसफुल होता है फिर उसको जस्टिफाई करने के लिए बड़े सारे आइडियोलॉजीज़ के और बहुत सारी बड़ी बड़ी बातें आ जाती हैं, लेकिन उसमें मुझे लगता है एक चीज़ जो हम भूल जा रहे हैं, ठीक है हिंदुत्व भी है, मोदी जी का चेहरा भी है, लेकिन जब कर्नाटका का इलेक्शन रिजल्ट आया था और बीजेपी हारी थी, तो आपको याद होगा ऑर्गेनाइजर में एक लेख आया था जिसमें लिखा था कि सिर्फ मोदी या सिर्फ हिंदुत्व से चुनाव नहीं जीता जा सकता है। और मुझे लगता है कि इस ऑर्गेनाइजर के लेख को मोदी जी ने बिल्कुल पर्सनल चैलेंज की तरह लिया, और इस बार उन्होंने इसीलिए किसी चेहरे को नहीं आगे किया, हर इलेक्शन में जाके भी कहा कि सिर्फ मोदी का नाम है और कमल पे आपका निशान है, आप सिर्फ उसको देखो और अपना वोट दो। तो पर्सनल चैलेंज, वो ट्रूथ और डेयर वाला गेम शायद मोदी जी इस बार खेल रहे थे, कि वो डेयर कर रहे थे हर किसी को कि भाई सिर्फ मोदी या सिर्फ हिंदुत्व से इलेक्शन जीता जा सकता है या नहीं, और जीत के उन्होंने दिखाया। तो मुझे लगता है थोड़ा सा ये भी एक इंटरेस्टिंग अपने आप में है। इंटरेस्टिंग है, लेकिन प्रेम सर एक चीज, जिस तरीके से रामकृपाल सर भी कह रहे थे और उदाहरण भी उन्होंने दिया, कांग्रेस में भी इस तरह के बदलाव होते रहे, लेकिन अब पिछले काफी सालों में देखें तो उसमें पीछे दिखाई देती है। अगर गठबंधन के लिहाज से, इंडिया गठबंधन और विपक्ष का जिक्र राखी जी ने किया, तो वो बदलाव दिख रहा है क्या कि 2024 के लिए खास करके बीजेपी जिस रणनीति पर काम कर रही है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जिस रणनीति पर आगे बढ़ रहे हैं, वो बदलाव दिख रहा है इंडिया में कांग्रेस में, दोनों को जोड़ देता हूँ। आदर्श जी, अभी तक जितना सवाल लिया गया वो एक तरफ से समर्थ को नहीं दोस्त गोसाई के अंदाज में डिबेट हुई, अचानक आप इंडिया गठबंधन पे आ जाएंगे तो पब्लिक तो समझ ही नहीं पाएगी, समझे क्या बात क्या है, क्योंकि विपक्ष की बात हुई तो नहीं, पहले समर्थ को नहीं दोस्त गोसाई पर तो बात कर लीजिए, तब फिर इंडिया पर आइए, आप उसी पर आ जाइए। तो आप देखिए, जब सफलता होती है, सफलता आती है, तो हमेशा जो उसकी व्याख्याएं हैं उसके अनुकूल होती हैं और उसको सही ठहराया जाता है और वो उसी हिसाब से चलती। बात आई हिंदुत्व, ऐसा विचार है जिसमें सारे धर्म जो सब उसमें समाहित हैं। अरे हिंदुइज्म, हिंदूवाद एक अलग चीज है, और हिंदुत्व नाम से ही है, हिंदुत्व एक कैरेक्टर है, विशेषण है। हिंदुत्व को आप हिंदूवाद से नहीं जोड़ सकते। आप ये इसको बहुत लोग दर्शन बोलते हैं, हिंदुइज्म को। हाँ, इवन कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट तक ने कह दिया। बहुत लोग आपको आरएसएस के मोहन भागवत जी अलग किस्म से बताते हैं, राहुल गांधी भी हिंदुत्व के बारे में कुछ बोलने लगते हैं, दूसरे लोग भी बोलने लगते हैं। तो जो जैसा चाहे हिंदुइज्म को परिभाषित करता है और वो आत्म गौरव में परिभाषित करता है, और दुनिया का कोई धर्म और उसका अनुयायी नहीं है जो अपने धर्म को दूसरे से बेहतर ना बताता हो। तो अगर ये सब सचमुच में, अगर ये बात जो अवधेश कुमार जी ने कही कि जो हिंदुत्व की विचारधारा की पूरी मानवता जो है, आत्मा हमारी जो है, सब जीव की आत्मा को हम एक मानते हैं, उसका आदर करते हैं, ये विचारधारा मूलभूत अगर है, होना चाहिए वास्तव में हमारी उसमें से है, तब इसमें राष्ट्रवाद के लिए तो कोई जगह ही नहीं बचती। अगर हम पूरी दुनिया को, पूरी जीव को, सृष्टि को उसमें आत्मा प्रधान मानते हैं और किसी जीव को भी कष्ट होता है तो हमें कष्ट होता है, अगर ये सोच है तो ये जैन परंपरा भी है, ये बौद्ध परंपरा भी है, और इसमें हमें राष्ट्रवाद के लिए कोई जगह नहीं बचती।
फिर तो अंतर्राष्ट्रीयतावाद और मानवतावाद ही सबसे बड़ी होती है, फिर तो टैगोर की विचारधारा ही सबसे बड़ी विचारधारा होती है। ये बात है। लेकिन हम राष्ट्रवाद भी कहेंगे, हिंदू राष्ट्र भी बनाएंगे, हिंदूवाद भी कहेंगे, और उसके बाद में आत्मा और मानवतावाद की भी बात करेंगे। ये जो विडंबना है, ये जो पाखंड है, और इसको पूरी राजनीति में हम शुमार कर लेंगे और कहेंगे सबके झंडा बरदार हम ही हैं, हम ही से सांस्कृतिक पुनर्जागरण, हम ही से सब कुछ। आरएसएस आज से नहीं है, आरएसएस को 90-92 साल हो गए, लेकिन आरएसएस क्या इससे पहले आरएसएस इस रूप में कभी आया, मजबूत हो पाया? नहीं हो पाया। आज राजनीतिक सत्ता मिली है तब आरएसएस मजबूत हो रहा है, इससे पहले नहीं। दोनों में एक समन्वय होता है जब राजनीतिक सत्ता मिलती। ये तो बहुत अच्छी बात कही, समझा दिया। हम तो बताना चाहते थे, अवधेश कुमार जी ने समझा दिया कि ये जो सरकार हमारी डेमोक्रेसी चल रही है, ये सरकार संसदीय प्रजातंत्र के हिसाब से एक भारतीय जनता पार्टी की सरकार नहीं है, इससे बाहर एक शक्ति है, अदर देन पार्लियामेंट्री सिस्टम एक शक्ति है जो इस पार्लियामेंट्री सिस्टम को आगे लेकर के चल रही है। ये लोग डेमोक्रेसी के लिए खतरनाक सिचुएशन है कि पार्लियामेंट्री सिस्टम से बाहर एक इतर शक्ति है जो इस सिस्टम को आगे बढ़ा रही है। इसको खुलेआम स्वीकार किया जा रहा है। और एक सांस्कृतिक संगठन आरएसएस न कहीं पंजीबद्ध है, न लिपिबद्ध सूचीबद्ध है, न उसकी मेंबरशिप का कुछ पता चलता है, कुछ नहीं है। कभी जरूरत पड़ने पर वो खुद को सांस्कृतिक बताता है, जरूरत पड़ने पर वो अपने आप को किंग मेकर बताता है, जरूरत पड़ने पर वो सबका सीएम भी तय करता है, पीएम भी तय करता है। ये क्या है भाई? ये देश के लिए खतरनाक है, इसको समझने की जरूरत है। अगर डेमोक्रेसी को हम मानते हैं तो ऐसे संगठन जो डेमोक्रेसी में बाहर सांस्कृतिक संगठन का आवरण ओढ़ करके राजनीति को प्रभावित कर रहा है, इससे खतरनाक और कुछ नहीं हो सकता है। जी सर जल्दी से। हाँ, मैं अवधेश जी से एक निवेदन कर रहा हूं कि जिस दिन कोई बच्चा जन्म लेता है तो वो थोड़ा तो गीत संगीत होती है, सोहर गाया जाता है, उसी दिन उसकी आयु बताना कि इसके बाद तो ये गया काम से, अच्छा नहीं होगा। तो अभी तो बीजेपी जीती ही है, 2-4 दिन के बाद ये सब क्रिटिसाइज कर लीजिएगा। अभी तो 3 राज्यों में जीती है, जनता का एक वो है अभी से। चलिए खैर, लाइट जो आपने व्याख्या की थी उस पर तमाम सवाल उठा दिए उन्होंने। सृष्टि विविधतापूर्ण है, विविधमय है। जो जैसा चश्मा चढ़ाएगा उसको इस सृष्टि में चीजें वैसे ही दिखती है। जैसे कबीर दास जी के पास एक आदमी पूछा, आप क्या करते हो? तो राम जी का माला जपते हैं। गले में क्या है? तो कंठी है। किसके लिए है? राम जी को है। राम एक थोड़ा ही है। तो एक दोहा है, एक राम दशरथ का बेटा, एक राम घट घट में लेटा, एक राम का सकल पसारा, एक राम सभी से न्यारा, इनमें से कौन सा राम तुम्हारा? अब कबीर दास जी परेशान हो गए कि भाई वाकई हमारा कौन सा राम है। तो अपने गुरु के पास जाते हैं कि गुरु जी, ये जो हमारा राम है सब ऐसे ऐसे कहके गया। उस समय कबीर दास जी शायद इतने जो हम लोग आज मानते हैं शायद नहीं हुए थे। तो उन्होंने कहा कि एक बात बताओ, ये सब में जितने देख रहे हो सब में राम ही है ना? तो वही राम है, एक राम है। लेकिन वो देखने का एक नजरिया था कि उसने दशरथ के बेटे का अलग देख लिया, उसने न्यारा अलग देख लिया। तो वही हालत जो है हमारे प्रेम जी का है। जैसा हम चश्मा लगाते हैं वैसा ही होता है। पहली बात तो ये है, ये जो एक बहुत सीरियस डिबेट हो गया, राष्ट्रवाद जो है उसका कारण यह है कि हम नेशनलिज्म से एक परिभाषा ले लिए हैं। यूरोप में 17वीं शताब्दी के पूर्व आपको नेशन स्टेट का कंसेप्ट नहीं था। यूरोप में ट्राइबलिज्म था। उनके यहाँ पहले व्यापार से मर्केंटाइलिज्म खड़ा हुआ है, फिर नेशनल मोनार्कीज डेवलप हुआ है, फिर कैसे कैसे आकर के तब एक स्टेट की परिभाषा तय हुई। हमारे यहाँ ऋग्वेद में राष्ट्र का वर्णन मिलता है। हमारे यहाँ राष्ट्र जो है वो भौगोलिक सीमा, भौगोलिक कंसेप्ट नहीं है, ये कल्चरल कंसेप्ट है कि इस देश में 100 राजे रजवाड़े थे, लेकिन सभी ने गंगा को माता माना, हिमालय को सभी ने मुकुट माना है, और वो हमारे यहाँ राष्ट्र रहा है। और गांधी जी ने इसकी बहुत अच्छी परिभाषा दी है हिंद स्वराज में। उन्होंने कहा, उनसे जब पाठक पूछता है कि आप कैसे कह रहे हो कि भारत एक राष्ट्र है, अंग्रेज आए हैं तब तो हम एक हुए, बताया कि यही तो बात है कि अंग्रेजों ने आपको अपना राष्ट्रवाद सिखा दिया है। जब अंग्रेज नहीं आए थे तब भी हम एक राष्ट्र थे, अंग्रेज चले जाएंगे तब भी हम एक राष्ट्र रहेंगे। तभी तो उन्होंने एक राज्य में हमको तब्दील किया।
या फिर वो लिखते हैं कि जिन पुरखों ने सेत बांध रामेश्वरम द्वारिका और हरिद्वार की यात्रा ठहराई, क्या वे मूर्ख थे? यही तो राष्ट्र है। तो हमारे यहाँ जो राष्ट्र का कंसेप्ट है, राष्ट्र का मतलब क्या है? एक जीवन प्रणाली जो उस क्षेत्र के लोगों ने, उस एक जीवन दर्शन जिसको अपने जीवन प्रणाली के रूप में अपनाया है, वो भौगोलिक और पॉलिटिकल कंसेप्ट नहीं है, व्यापक अवधारणा है। तो जब हम हिंदू राष्ट्र की बात करते हैं तो एक गलतफहमी पैदा हो जाती है कि लाल किले पर जो है भगवा झंडा टांग देना है तो ऐसे कानून बदल देना है, नहीं है वो बात। तो इसीलिए कह रहा हूं कि वो पश्चिम से जब सब हम विचार लेते हैं, इज्म, हिंदुइज्म कैसे हो सकता है भाई? मार्क्सिज्म हो सकता है, एक उसका संस्थापक है, ये उसकी दास कैपिटल है। हिंदुइज्म का कौन संस्थापक है? कोई हो ही नहीं सकता है। और बौद्ध और जैन को हमने आज धर्म मान लिया, उस समय हमारे धर्म के अंदर ही सुधार का एक शाखाएं थी। बुद्ध भगवान ने तो कभी नहीं कहा कि हमने अलग से धर्म बनाया है। और ये एक हिंदू धर्म में इतनी शाखाएं हैं, और आप राम को मानते हैं तब भी, राम को गाली देते हैं तब भी हिंदू है। तो कंसेप्ट व्यापक हमारा है। और मैं तो बार बार कहता हूं कि हमको तो मोहम्मद साहब को भी एक देवता हम मानते हैं, मानने में हमको कोई समस्या नहीं। हमारे लिए ईसा मसीह भी एक देवता है, समस्या नहीं है। मैं तो कई बार राम जन्मभूमि के आंदोलन में कम्युनिस्ट लोगों से बहस हो रहे थे कि देखो भैया, हमारे देश में महात्मा बुद्ध क्रांतिकारी बने थे, आज उनके भी मैं मूर्ति देख रहा हूं जो मूर्ति के विरुद्ध थे। और मैं ऐसी जगह गया हूं जहां भगवान बुद्ध के मंदिर में प्रसाद बट रहे हैं। तो मैंने कहा ये है हमारा देश। कल मार्क्स साहब को भी एक भगवान मान के हम लोग घड़ी घंटा बजाने लगेंगे और आपका मार्क्सवाद यहाँ फेल कर जाएगा। इस देश को ऐसा मत समझो, ये बहुत को पचा गया। तो ये हमारे देश की समस्या है कि हम पश्चिम की अवधारणा के अनुसार चीजों को लेते हैं। वहां अगर नेशनलिज्म में हिटलर पैदा हो गया तो हम अपने यहाँ अगर उसका राष्ट्रवाद इसलिए कहते हैं कि हमको उसमें उसका परिभाषा होती है। मैं तो आजकल राष्ट्रवाद बोलता नहीं हूं। अब ध्यान से देखेंगे मेरे डिबेट को तो मैं राष्ट्रबोध बोलता हूं, राष्ट्र चेतना बोलता हूं, हिंदुत्व प्रेरित राष्ट्रीय बोलता हूं, क्योंकि राष्ट्रवाद से लोगों को समस्या होती है। तो इसलिए व्यापक कंसेप्ट है। हम अगर भारत राष्ट्र की कल्पना करते हैं तो इसलिए कि भारत एकमात्र देश है जो संपूर्ण विश्व के कल्याण के लिए अपनी बलि चढ़ाने को तत्पर हो सकता है, और ये हिंदू कर सकता है। तो हिंदू राष्ट्र की जो कल्पना है या जिस दिशा में भारतीय जनता पार्टी को ले जाने की बार बार कोशिश होती है, राजनीति में है तो बाएं दाएं जाती है, लेकिन दबाव डाल के खींच के लाया जाता है, वो एक व्यापक है। ऐसा नहीं है कि अपने आप। इसलिए मैंने कहा कि इस देश में जो सांस्कृतिक पुनर्जागरण है, धीरे धीरे लोगों के अंदर ये भाव पैदा हुआ है। क्या सोचते हैं कि ये राम मंदिर जो बना है वो एक मंदिर है? 500 सालों में अगर इतने लोगों ने दिया, और गुरु गोविंद सिंह वहां लड़ने चले गए थे वहां से, और निहंगों ने इतनी लड़ाई उसकी लड़ी है, तो उसको आप एक मंदिर मान लेते हैं? वो एक देश के सांस्कृतिक पुनर्जागरण। आखिर बताइए ना कि जो आते थे आक्रमणकारी, उन्हीं सबको हमला करके क्यों नष्ट करते थे? तो आज अगर वो चीजें बन रही है तो ये संपूर्ण भारत में यही बदलाव है कि आज संपूर्ण भारत उसके पक्ष में खड़ा है। जो कल तक विरोध करते थे, किसी की हिम्मत नहीं हुई बाद में कि उसका विरोध करें। तो ये बदला हुआ भारत है, और ये भारत अपनी आत्मा को समझ के खड़ा हो रहा है, और वो आत्मा इसकी हिंदुत्व है। और हिंदुत्व में इस्लाम का और ईसाईयत का कोई विरोध हो ही नहीं सकता है भाई। हम किसी को मानते नहीं कि हमसे छोटा है, हम तो सब में एक ही देखते हैं, एकम सत विप्राह बहुधा पदंती। तो इसीलिए मैं कह रहा हूं कि हमारे देश के बुद्धिजीवियों को अपने देश में जो राष्ट्र की परिभाषा है, 1 अरब 97 करोड़ 49,29,118 या 19 वर्ष की हमारी सभ्यता की गणना है। इतनी गणना किसी के यहां नहीं है। 1 मिनट को दंड और पल और क्षण में बदल दिया गया है। तो ये एक महान संस्कृति रही है, वो हिंदू संस्कृति उसी को बोलते हैं। लेकिन हमारे यहां तो अरबों ने हिंदू दे दिया सिंध के नाम पर। क्या अरब आज सिंध को हिंद बोलते हैं? कभी जाकर किसी ने देखा है? यजुर्वेद से लेकर हिंदू शब्द का प्रयोग है। मैं फिर आग्रह करूंगा आपके माध्यम से इस देश के बुद्धिजीवियों को कि एक बार अपने देश को समझने की कोशिश करें। जब आप हिंदू को समझेंगे, हिंदुत्व समझेंगे, भारत को समझेंगे, तो राष्ट्र को भी समझेंगे, नेशनलिज्म भी समझेंगे, अंतरराष्ट्रीयवाद क्या होता है उसको भी समझेंगे, और फिर आप अगर पॉजिटिव माइंड से काम करेंगे तब चीजों को ठीक से समझ सकते हैं। ये महत्वपूर्ण बात करें। एक आखिरी प्रतिक्रिया समीर सर मैं आपसे लेना चाहूंगा। वापस एक बार अपने मुद्दे पर आ जाते हैं। जिस तरीके से 3 मुख्यमंत्री बने, उसके बाद जो पूरा एक माहौल बनाया गया, जिस बीजेपी की बड़ी पिक्चर की चर्चा हम तमाम लोग यहाँ पर कर रहे थे, वो नहीं, मैं जिस बीजेपी की बड़ी पिक्चर की हम यहाँ पर चर्चा कर रहे थे, उस पिक्चर में अभी 2024 भी सामने है। तो क्या रणनीति ऐसी ही रहने वाली है या इसमें और कुछ बदलाव हम देख सकते हैं? क्या होने वाला है? नहीं, मुझे लग रहा है कि 2024 के हिसाब से कोई निर्णय नहीं होते मुख्यमंत्री का चुनाव। मुझे लग रहा है बड़ी पिक्चर का एक हिस्सा ये भी है सामने। हाँ बिल्कुल, देखिए चुनाव तो 2019 में भी आप अगर देखोगे तो 2018 में तीनों राज्यों के विधानसभा इन्हीं राज्यों में चुनाव हुए थे। उसके बाद 2019 का लोकसभा चुनाव हुआ।
आज 2023 में इन सभी राज्यों में चुनाव हो रहा है, 2024 का लोकसभा चुनाव हो रहा है। तो ये तो पार्टी को पहले से पता था कि इन 4 राज्यों के विधानसभा और 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव के बाद तुरंत हमें लोकसभा चुनाव के अंदर जाना है। तो पार्टी तो 2014 से लगातार एक लार्जर दृष्टिकोण से लंबी रेस विजन के साथ काम कर रही है। उसमें सीधे 3 राज्यों के चुनाव या 4 राज्यों के चुनाव को हिसाब से उसको साधा नहीं जा सकता। मुझे लग रहा है प्रधानमंत्री मोदी जब से भारतीय जनता पार्टी के केंद्रीय इसमें आए हुए हैं 2014 के बाद से, वो लगातार 8, 10 और 15 साल का विजन लेकर चल रहा है। अब उन्होंने 2024 का विकसित भारत का नारा दिया है, तो वो इस प्लान को लेकर चल रहे हैं कि 2024 तक भारत विकसित बनाना है। तो मुझे लग रहा है उनकी लॉन्ग टर्म दृष्टिकोण का है। लेकिन ये बात सही है कि आपको जब आप 3 राज्यों में चुनाव होते हैं या 4 राज्यों में चुनाव हो या 5 राज्यों में चुनाव होते हैं, उसके बाद आपको तुरंत लोकसभा चुनाव में जाना है। तो आप ये निर्णय उस दृष्टिकोण से भी लेते हैं और आप देखिए उस निर्णय में दिख भी रहा है। वहाँ पर आदिवासी मुख्यमंत्री छत्तीसगढ़ में बनाया तो एक ओबीसी और एक ब्राह्मण को उप मुख्यमंत्री बना दिया। राजस्थान में अगर आप देखेंगे कि एक ब्राह्मण को मुख्यमंत्री बनाया है तो एक राजपूत को उप मुख्यमंत्री बना दिया, एक दलित को उप मुख्यमंत्री बना दिया। मध्य प्रदेश में भी आप इसी तरीके से देख सकते हैं कि यादव वोट बैंक ऐसा कहा जाता है, जबकि भारतीय जनता पार्टी का ऐसा इंटेंशन रहा नहीं होगा कि यादव का नाम मुख्यमंत्री देने से हमें उत्तर प्रदेश और बिहार में यादव वोट बैंक मिल जाएंगे। भारतीय जनता पार्टी का इसके पहले भी यादव नेता रहे, भूपेन्द्र यादव बड़े नेता रहे जो बिहार के प्रभारी रहे, उत्तर प्रदेश के चुनाव प्रभारी रहे, केंद्र में मंत्री है। तो ऐसा नहीं है कि सिर्फ एक मोहन यादव नाम के मुख्यमंत्री बना देने से यादव वोट बैंक मिल जाएगा। भारतीय जनता पार्टी भी इस बात को जानती है कि सिर्फ इस नाम से हमें वोट नहीं मिलेगा। लेकिन फिर भी एक ओबीसी मुख्यमंत्री को हटाकर आपको शिवराज सिंह जैसे को देना था, तो आपको ओबीसी का भी ध्यान रखना था मध्य प्रदेश के अंदर उस सेंटीमेंट को, तो आपने ओबीसी मुख्यमंत्री दिया। तो फिर आपने एक ब्राह्मण वहाँ पर उप मुख्यमंत्री भी दिया है वहाँ पर। तो मुझे लग रहा है भारतीय जनता पार्टी चुनाव को भी इस दृष्टिकोण से देखा जाता है। लेकिन सिर्फ ये देखना कि 2024 से चुनाव है उसको देख के दिया होगा। जो प्रधानमंत्री विधानसभा चुनाव को अपने दम पर, स्थानीय नेतृत्व को पीछे करके अपने दम पर सत्ता दिला सकता है, उसके नाम पर 2024 में उसे किसी और से जरूरत नहीं पड़ेगी। 2024 का चुनाव सीधे सीधे प्रधानमंत्री मोदी के नाम, उनके काम पर होने वाला है। और विपक्ष को सबसे बड़ी चुनौती यही है कि प्रधानमंत्री का नाम और प्रधानमंत्री का चेहरा जब सामने होगा तो इंडिया गठबंधन प्रधानमंत्री मोदी के चेहरे से, नाम से, उनके काम से, उनकी लोकप्रियता से कैसे टकराएगा, कैसे उन्हें चुनौती पेश करेगा और कैसे उनको सामने खड़ा होगा। ये सबसे बड़ी विपक्ष के सामने चुनौती है। भारतीय जनता पार्टी के पास बहुत सीधा क्लियर है, एनडीए गठबंधन के पास सीधा है कि हमारे पास मोदी है। अब विपक्ष को बताना है कि उनके पास मोदी की काट क्या है, बस। ये बात आप कह रहे हैं, लेकिन देखिए जो चर्चा हमारी थी, चर्चा बड़ी महत्वपूर्ण थी। अब इसमें एक बात है जिस पर सभी सहमत है कि कम से कम बीजेपी एक बड़ी पिक्चर बनाने की कोशिश हो रही है। हाँ, प्रेम जी कुछ चीजों पर असहमत जरूर नजर आए, लेकिन बीजेपी की तरफ से जो कोशिश है बहुत जल्दी से सर बहुत जल्दी में ही मैं बोल रहा हूँ कि पूरा एस्पेक्ट तो चर्चा हो गया, लेकिन चर्चा जो हुई है वो समझिए कि सत्ता में आने, उसके जो पॉजिटिव साइड्स है उस पर ज़्यादा फोकस रहा। और जो आज जो संसद में जो लोग घुस रहे हैं वो जो डार्क साइड्स है इस देश का, जो विकास की अवधारणा को जो चोट कर रही है, उसकी ओर आईना दिखा रही है कि अमीर अमीर हो रहा है, गरीब गरीब हो रहा है, सभी संकेतकों में हम पिछड़ रहे हैं, वो इस चर्चा से बाहर रही। इसलिए मैंने जस्ट ध्यान दिलाया। वो बाहर नहीं है, अमर उजाला के मंच पर वो चर्चा भी बाहर नहीं मिलेगी सर। और इसीलिए क्योंकि ये एक अलग विषय पर हम चर्चा कर रहे थे, बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है समझना, क्योंकि जिस तरीके से 3 मुख्यमंत्री बनाए गए उसके बाद उसकी अलग अलग व्याख्या अलग अलग तरीके से की जा रही है और इसीलिए चर्चा बहुत महत्वपूर्ण थी। बड़ी पिक्चर बनाने की कोशिश जरूर हो रही है, लेकिन आने वाले वक्त में भी चुनाव है और बड़ा चुनाव है, उसमें क्या दिखाई देता है उस पर भी हमारी नजर रहेगी। फिलहाल अमरुजाला.com पर खबरों के खिलाड़ी में हमारे साथ इतना ही। धन्यवाद। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर यह वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।